प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 10वें चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत और दूसरा टॉपिक है आपेक्षिक घनत्व। और उसके बाद जो है इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर आधारित हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही कलरफुल फिगर्स की हेल्प से मैं आपको ये दोनों आर्टिकल्स जो है वो समझाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसको समझने के लिए आपने क्या करना है कि एक एक्सपेरिमेंट करना है घर में। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि एक बाल्टी लेकर के उसमें पानी भर लेना ऐसे, ठीक है। और अब आपने क्या करना, आपके पास कोई ऐसे लोहे की या पत्थर की कोई चीज़ होगी या सिंपल एक पत्थर ही ले लेना, ठीक है। उसको एक तो आपने बार हवा में अपने हाथ में लेकर के महसूस करना है कि इसका वज़न कितना का है, ठीक। फिर इसको क्या करना, आपने पानी में डुबो देना है, ठीक। फिर आप ये देखोगे यहाँ पर जैसे ही आपके हाथ में पत्थर होगा ना पानी में भी, तो आपको ये हल्का महसूस होने लग जाएगा, यानी इसके भार में क्या आ जाएगी, भार में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से जब भी हम किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह से डुबोएं या आंशिक रूप से मतलब इसका कुछ भाग बाहर रखते कुछ भाग अंदर डुबोते, कि जब किसी वस्तु को पूरी तरह से आंशिक रूप से द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब ये कमी कितनी आती है, वो कमी देखिए, मैं एक बार तो यहाँ से समझा देता हूँ आपको कि इस वस्तु ने जितना पानी डिस्प्लेस किया, इस वस्तु ने मान लिया जैसे यहाँ पर डूबी तो इस जगह से इसने पानी तो हटाया ही है ना, तो मान लिया कि इसने 10 ग्राम पानी हटा दिया तो इसके भार में 10 ग्राम कमी आ जाएगी। कि जैसे बाहर ये पहले 50 ग्राम का पत्थर था, इसने 10 ग्राम पानी हटा दिया तो इसके भार में जो कमी महसूस होगी वो 10 ग्राम ही कमी महसूस होगी, यानी अब ये पत्थर आपको यहाँ पर 40 ग्राम का महसूस होगा, ठीक। चलो इसको एक और चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं ये पत्थर है हमारे पास और ये कमानीदार तुला है, तो यहाँ पर इस पत्थर का जो भार है वो कितना है, ये रीडिंग है 500 ग्राम, ठीक। तो हवा में इस पत्थर का वजन है 500 ग्राम, ठीक। जैसे हमने इसको डुबोया इसका जो भार है वो हो गया 300 ग्राम, ठीक। 500 400 300, ठीक है। तो इसका मतलब इसके भार में क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक। अब ये कमी किसके बराबर वो देखना है कि जैसे ही हमने ये पत्थर इसमें डुबोया तो इसने अपनी जगह से पानी हटाया और वो पानी जो हटा हुआ पानी है हमने यहाँ पर दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लिया, ठीक। और इस बीकर का पानी आप अगर तौल करके देखोगे तो उसमें माप करके देखोगे तो इसका वज़न जो है आपको 200 ग्राम मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर इसके भार में कमी भी देखोगे तो 500 से 300 हो गया, यानी भार में कमी भी कितनी है, 200 ग्राम। तो भार में कमी 200 ग्राम, और ये कमी किसके बराबर है, इस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है, ठीक। तो देखिए यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः यानी पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब वस्तु के भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। या फिर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः अंशतः रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। वस्तु में क्या होता है, ऊपर की तरफ एक बल का अनुभव होता है, ठीक। और यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है और यह बल जो है
वस्तु ने जितना तरल विस्थापित किया है ना उसके भार के बराबर होती है। तो इन दोनों परिभाषाओं में से आप कोई भी लिख सकते हो। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग देखिए कि सबसे पहला उपयोग तो ये है कि यह पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। अपेक्षिक घनत्व क्या है अभी जस्ट अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे हम। और यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में जो है उपयोग होता है। और दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही बेस्ड होते हैं। दुग्धमापी का मतलब दूध की शुद्धता मापने वाला जो एक यंत्र होता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर, ये हाइड्रोमीटर क्या है कि ये तरलों के कुछ गुण जैसे उसकी घनत्व है, अपेक्षिक घनत्व वगैरह मापने के काम आता है ये यंत्र, ठीक है। ये सभी के सभी किस पे बेस्ड होते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बेस्ड होते हैं। ओके, अब आगे देखिए कि एनसीईआरटी बुक में हमारे से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये कहता है कि जैसे मान ले कि ये समुद्र का पानी है और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा जलयान है, ठीक है। क्या है ये, बहुत बड़ा जलयान है, ठीक है। ये जलयान बना दिया पानी, ठीक, जो भी है, ठीक। अभी कहता है कि इतना बड़ा जलयान है, ये तो पानी में तैर जाता है, जबकि अगर इसी पानी के अंदर आप छोटी सी पिन डाल देते हो, वो पिन क्या होगी, वो पिन क्या है कि पानी के अंदर डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में इसलिए होता है कि मान लिया कि ये जलयान है, समझ लीजिए मान ले 2000 किलोग्राम का, ठीक। तो इसने जो पानी यहाँ से डिस्प्लेस किया ना, जैसे मान लिया इसको पानी में उतारते हैं तो पानी हटाएगा, ठीक है। तो इसने जितना पानी हटाया ना, इसके द्वारा हटाए गए पानी का जो भार है वो 2000 किलोग्राम से या 2000 किलोग्राम वेट से जो है अधिक है, ठीक। समझ गए बात को कि जैसे मान लिया इस जलयान का जो भार है वो इतना था, 2000 किलोग्राम वेट, ठीक। और इसने जो यहाँ से जो पानी हटाया उसका जो द्रव्यमान है वो 2000 किलोग्राम वेट से अधिक है, यानी इसने अपने भार से ज़्यादा पानी हटा दिया। जब भी कोई वस्तु जो है अपने भार से ज़्यादा तरल डिस्प्लेस करेगी, ज़्यादा तरल हटाएगी तो वो वस्तु तैरेगी, अगर उससे कम हटाती है तो वो डूबेगी। जबकि सुई जो है वो इतना पानी नहीं हटा पाती। मान लिया सुई का वज़न है 2 ग्राम, 2 ग्राम वेट कर लेते हैं, और इसने जो पानी डिस्प्लेस किया है वो 2 ग्राम वेट से कम है, ठीक। इसलिए ये क्या है, इसमें डूब जाती है। तो यही हमने लिखा है कि एक लोहे का जलयान द्वारा विस्थापित जल का भार जलयान के भार से अधिक होता है, जिसके कारण जलयान पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है उसके भार से अधिक होता है और वह तैरने लग जाता है, ठीक। क्योंकि उत्प्लावन बल किसके बराबर लगता है, जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया, ठीक। जबकि पिन द्वारा विस्थापित जल का भार उसके भार से कम होता है, जिसके कारण उत्प्लावन बल जो इस पर लगेगा वो इसके भार से कम लगेगा। भार से कम अगर उत्प्लावन बल लगा तो ये डूबेगी, ठीक है। क्योंकि किसी वस्तु पर दो तरह के, जैसे हम इसको जल में रखते हैं आंशिक या पूर्ण रूप से, तो इस पर 2 तरह के बल लगते हैं, एक तो उत्प्लावन बल और दूसरा इसका वेट। तो वेट ज़्यादा है तो ये डूब जाएगी, उत्प्लावन बल ज़्यादा है तो ये तैरेगी, सिंपल सी बात है। वही चीज़ हमने यहाँ पर समझा दी आपको। अब आइए अगली परिभाषा पढ़ते हैं, अपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई पदार्थ है, इसका अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, अपेक्षिक घनत्व। तो हम क्या करेंगे कि इस पदार्थ का घनत्व क्या लेंगे, पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, इन दोनों का हम अनुपात ले लेंगे और यही अनुपात क्या है, इस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व है, ठीक।
तो आपेक्षिक घनत्व का यहाँ से सूत्र भी हमारे पास है कि आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व, या इसको ज़्यादा एक्यूरेट करना चाहो तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक, इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है। ठीक, तो घनत्व का मात्रक घनत्व से कैंसिल हो जाए, जैसे यहाँ पर भी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, यहाँ पर भी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कुल मिलाकर के आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, जबकि अगर सिर्फ घनत्व का पूछे तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका असाई मात्रक होता है। ठीक, अब देखिए इसी फार्मूले पर बेस्ड जो हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको गिवन है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना दे रखा है, 10.8। इसका मात्रक कोई होता नहीं, इसलिए आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि पानी का जो घनत्व दे रखा है, पानी का घनत्व जो है वो कितना दिया हुआ है, 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, अगर ना दिया हो तो भी आपको ये पता होना चाहिए। अब आपसे पूछ क्या लिया, चांदी का घनत्व आपसे पूछ लिया है। ठीक, क्या होगा, और सूत्र आपके पास क्या है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व, चांदी का आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे में पानी का घनत्व, तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना दे रखा है, 10.8 दे रखा है, बराबर चांदी का घनत्व आपको ज्ञात करना है। चांदी का घनत्व ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, डिवाइड बाई पानी का घनत्व देखो कितना, 10⁻3। ठीक, तो यहाँ से चांदी का घनत्व कैसे निकल जाएगा, 10⁻3 को इधर 10.8 की तरफ ले जाकर के गुणा कर दो, तो चांदी का घनत्व क्या हो जाएगा, 10.8 गुणा में 10⁻3, या इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1.08 गुणा में 10⁻4 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक, या साइंटिफिक नोटेशन में ना लिखना चाहो तो यहीं पर आप लिख दो किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, हमें एनसीईआरटी अभ्यास में क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन कितना है, 20 घन सेंटीमीटर है, और पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो सिंपल सी बात है कि हम पदार्थ का घनत्व ज्ञात करके देखते हैं। पदार्थ का क्या ज्ञात करेंगे, घनत्व ज्ञात करेंगे। अगर पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से कम तो हुआ तो तैरेगा, और पदार्थ का घनत्व अधिक हुआ पानी से तो ये डूब जाएगा। तो यहाँ पर पदार्थ का घनत्व हम ज्ञात करके देख लेते हैं। पदार्थ का घनत्व जो है वो क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान आपको दिया हुआ कितना, 50 ग्राम, और आयतन दिया हुआ है 20 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 5/2 यानी 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक, और पानी का घनत्व क्या होता है, पानी का घनत्व
आपको गिवन है कितना, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए पदार्थ का घनत्व अधिक है, पानी का कम है, तो इसका मतलब पदार्थ पानी में डूबेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए पदार्थ पानी में डूबेगा। ठीक। अब सेम टू सेम इसी तरह से हमारे पास एनसीईआरटी अभ्यास का जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि 500 ग्राम के एक मोरबंद पैकेट का आयतन 350 घन सेंटीमीटर है। ठीक। पैकेट 1 ग्राम घन सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले तैरेगा या डूबेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में फैसला किया था ऐसे ही करेंगे ना, कि पहले तो पैकेट का घनत्व निकाल लेंगे। तो पहले पैकेट का, देखिए ये तो आप लिख ही लोगे, पैकेट का द्रव्यमान, पैकेट का आयतन, मैं सीधा लिख रहा हूँ पैकेट का घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। सीधा रफ ही कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और 5 दाएँ 50 और 5 साते 35, 10/7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक। तो 10 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 700 के 28 और 7 21, 1.43 के लगभग आएगा ये, इतने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक। जबकि पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व कितना है, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक। अब यहाँ पर पैकेट का घनत्व देखिए पानी से अधिक हो गया, अधिक हो गया तो डूबेगा। अब क्योंकि पैकेट का घनत्व ग्रेटर देन पानी का घनत्व, ठीक, इसलिए पैकेट पानी में डूबेगा। ठीक। एक आंसर तो आ गया। अब ये कहता है कि पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। अब हमारे पास सूत्र क्या है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। अब विस्थापित पानी का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा में आयतन। तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान। अब पानी का द्रव्यमान है तो यहाँ पर आयतन, कितना आयतन विस्थापित होगा, जितना पैकेट का आयतन होगा, पैकेट का आयतन। देखो कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ये कोई पैकेट हमने इसके अंदर डुबो दिया है, तो पानी कितना विस्थापित होगा, जितना पानी का आयतन, देखो जितना पैकेट का आयतन है उतना ही पानी का आयतन होगा। ठीक। वैसे तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान लेते हैं तो पानी का आयतन गुणा पानी का द्रव्यमान, यही होना चाहिए। अब पानी का आयतन किसके बराबर है, पैकेट के आयतन के बराबर, तो मैंने सीधा पैकेट का आयतन गुणा में विस्थाप, देखिए इसको मैं चलो एक लाइन एक्स्ट्रा ही लिख लेता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटो देता हूँ एक बार। ठीक है। विस्थापित पानी का द्रव्यमान बराबर पानी का आयतन, पानी का आयतन गुणा में पानी का आयतन गुणा में पानी का घनत्व। ठीक।
अब पानी का आयतन, कितना आयतन विस्थापित हुआ, जितना पैकेट का आयतन है, पैकेट का आयतन गुणा में पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। ठीक, अब पैकेट का आयतन कितना है, पैकेट का आयतन है 350 घन सेंटीमीटर, 350 घन सेंटीमीटर गुणा में पानी का घनत्व, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो 350 को 1 से गुणा करेंगे तो 350, और द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, तो 350 ग्राम पानी विस्थापित होगा। ठीक, तो वैसे भी यहाँ से हम देख सकते हैं कि 500 ग्राम का पैकेट है, पानी कितना विस्थापित कर रहा है, 350 ग्राम। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है 350 ग्राम, और इस पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है 500 ग्राम। तो अब ये पैकेट क्या है, डूबेगा ना। इसके अलावा लास्ट में देखिए कि 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और अभ्यास में दे रखे हैं कि किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, ये हमेशा ऊपर की ओर कार्य करता है। और दूसरा है पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, ये उत्प्लावन बल के कारण ऊपर की ओर आ जाता है, क्योंकि उत्प्लावन बल जो है ऊपर की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, और यह उत्प्लावन बल जो प्लास्टिक के गुटके के भार से अधिक होता है, इसलिए प्लास्टिक का गुटका जो है पानी में छोड़ने पर सतह की ओर आ जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और समझ आ गया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।